में कितना है? तुम्हें दिया हुआ है प्रिज्म कोण ए बराबर 75 डिग्री, आपतन कोण आई ज्ञात करना है। दूसरा हमें क्या दिया है? अपवर्तनांक म्यू बराबर √2। तो पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। बोलता है कि इस पर एक प्रकाश की किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है और ये कोण हो जाएगा R1। फिर इसके बाद बोलता है कि दूसरी सतह पर अगर ये A, ये B, ये C, तो पहली सतह पर अपवर्तन हुआ, दूसरी सतह पर क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर दूसरी सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हमसे बोला है कि आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें प्रिज्म कोण दिया हुआ है, तो ये कोण हो गया R1, ये क्या हो गया I। तो हमें I ज्ञात करना है, लेकिन I ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? R1। तो R1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोगों का जो फार्मूला है R1 + R2 बराबर A, या कि फिर A बराबर 2R1, तो वहाँ से देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? A बराबर R1 + R2, और ये भी पता है R2 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? θc या IC, क्योंकि दूसरी सतह पर क्या हो रहा है? R2 का मान अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो इससे हम लोग बोल सकते हैं साइन R2 ग्रेटर देन इक्वल साइन IC। तो साइन R2 का मान नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन IC को क्या लिख सकते हैं? 1/μ, या बोल सकते हैं इस तरीके से म्यू विरल बटे म्यू सघन, दोनों ही सही है। तो साइन R2 ग्रेटर देन इक्वल, विरल का मान 1, सघन का मान √2, तो यहाँ से 1/√2 आया है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन R2 ग्रेटर देन इक्वल साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसल, R2 का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। हमें R2 थोड़ी पूछा है, हमसे तो I पूछा है, लेकिन R2 आ गया है तो R1 का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं A बराबर R1 + R2। A कितना है? 75 डिग्री, R1 ज्ञात करना है, R2 है 45 डिग्री। 45 को उस पर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 75 - 45 बराबर R1। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन हमसे R1 भी नहीं पूछा है, हमसे I पूछा है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर म्यू। ये पढ़े हो ना स्नेल का सूत्र? तो साइन I का मान ज्ञात करना है, साइन R मतलब कौन सा? क्योंकि सतह एक पर अब आ गए हैं, तो साइन I बटे R1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर म्यू कितना है? √2। तो यहाँ से साइन I बटे साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2, और इधर कितना आ जाएगा? √2। इसको इधर ले आए तो साइन I बराबर कितना आ जाएगा? 1/2√2। इसको इधर ले आए, नहीं, √2/2 ये होगा। तो इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड,
तो रूट टू कितना हो जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा, साइन आई बराबर कितना बचेगा 1/√2, और साइन आई बराबर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसल, आई बराबर 45 डिग्री। अल्प प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म पर अल्प प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म पर अल्प प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म पर प्रकाश की एक किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है। आपतन कोण आई पर आपतित होती है तथा प्रिज्म की दूसरी सतह से अभिलंबवत निर्गत हो जाती है। प्रिज्म की दूसरी सतह से अभिलंबवत निर्गत हो जाती है तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन क्या बोला है कि एक प्रिज्म है, ये ए, ये बी, ये सी। तो बोलता है कि इस प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है और उसके बाद ये इधर चली जाती है, और बोलता है कि जब निर्गत होती है तो अभिलंबवत सीधे चली जाती है। इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये आई, तो ये क्या हो गया R1। यहाँ पर R2 जो है, R2 और I2 ये दोनों ही होंगे बराबर, लेकिन होंगे कितना 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण या आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री पर होते हैं, प्रकाश की किरण अभिलंबवत निकल जाती है जिस पथ से आती है। तो अभिलंबवत आ रही है, जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे कि ये दर्पण है, अगर प्रकाश ऐसे आ रही है तो इसी मार्ग में वापस हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब आपतन और अपवर्तन या परावर्तन कोण का मान क्या हो जाए 0 डिग्री। तो सतह और आपतित या परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता था 90। तो ये सतह हो गया और ये किरण उसके बीच का कोण 90 डिग्री। तो I2 और R2 कितना हो जाएगा 0। तो I2 और R2 0 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा I और R1। उसने बोला है कि प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है A। अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये भी 90 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस A। तो अगर ये 90 माइनस A है तो ये कितना बचेगा A। तो हम लोगों के पास आ गया क्या R1 बराबर A। अगर R1 बराबर A है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं प्रिज्म कोण A बराबर R1 प्लस R2। R2 की वैल्यू कितना है 0, तो R1 बराबर
ए आ जाएगा, तो R1 बराबर ए, जो कि पहले ही हमने लिख दिया है। R1 की वैल्यू ए आ गई। हमसे पूछा क्या है, आपतन कोण का मान कितना होगा। तो सतह AB पर, सतह AB के लिए साइन I बटे साइन R1 बराबर म्यू। तो साइन I का मान ज्ञात करना है, साइन R1 का मान दिया है ए बराबर म्यू। तो यहाँ से साइन I बराबर म्यू इंटू ए। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि अल्प कोण है, तो अल्प कोण के लिए साइन थीटा बराबर थीटा। तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर म्यू इंटू ए। हमें किसी का मान ही नहीं दिया था, ना तो ए का, ना म्यू का, ना I का, ना R1 का। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक एक प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर कॉट ए बाई 2 है। म्यू बराबर कॉट ए बाई 2 है। तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। तो कितना है, 7। हमें क्या दिया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर कॉट ए बाई 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, विचलन कोण। विचलन कोण डेल्टा एम, ये ज्ञात करना है। तो हमें म्यू का फार्मूला पता है, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड 2 बटे साइन ए बाई 2। म्यू का मान दिया हुआ है, कॉट ए बाई 2 बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे साइन ए बाई 2। कॉट को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड 2 बटे साइन ए बाई 2। तो देखोगे नीचे साइन ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ये है कॉस ए बाई 2 यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा यानी ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड 2। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या उधर, 90 माइनस ए बाई 2 बराबर ए प्लस डेल एम बटे 2।
इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 इंटू 2, इधर क्या बचा a प्लस डेलियम, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 दूना 180 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या इधर a प्लस डेलियम, ये माइनस में है ये प्लस में है, इस पर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ए कितना हो जाएगा प्लस का 2a, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो माइनस 2a बराबर डेलियम। तो हमसे विचलन कोण या डेल्टा एम ही तो पूछा था, 180 माइनस 2a, ये आंसर। लिखना √2 अपवर्तनांक के प्रिज्म से √2 अपवर्तनांक के प्रिज्म से √2 अपवर्तनांक के प्रिज्म से जो कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, जो कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो ऐसा पाया जाता है कि ऐसा पाया जाता है कि आपतन कोण का मान ऐसा पाया जाता है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान का 2 गुना है, अपवर्तन कोण के मान का 2 गुना है, अपवर्तन कोण के मान का 2 गुना है। तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हमें दिया हुआ है प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर √2 और क्वेश्चन बोलता है कि आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R के 2 गुना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर 2R, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, म्यू का मान दिया है √2, साइन I का मान कितना है 2R बटे साइन R। अब साइन 2R साइन R नहीं कट सकता तो इसको क्या करते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन R डॉट कॉस R बटे साइन R। तो साइन R से साइन R कैंसल, फार्मूला कौन सा यूज किए हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे R और यहाँ भी R, तो
2 साइन आर कॉस आर, साइन से साइन कट गया, 2 को इधर ले आओ तो √2/2। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखोगे ये और ये कट जाएगा, क्योंकि √2 कितना होगा 2, और 2 से ये 2 कैंसल, इधर क्या बचेगा कॉस आर। तो हमें कॉस आर बराबर कितना बचेगा 1/√2, 1/√2 का मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसल, आर बराबर 45 डिग्री। लेकिन हमसे आर थोड़ी पूछा है, वो तो आपतन कोण का मान पूछा है, अपवर्तन का पूछता तो यही आंसर था, लेकिन आपतन कोण का पूछा है, सॉरी प्रिज्म कोण पूछा है, तो प्रिज्म कोण ए बराबर होता है 2r, तो ए बराबर 2 × 45 डिग्री, तो 45 दूना 90, तो ए बराबर आ गया 90 डिग्री। ये है हमारा आंसर। जब प्रकाश की एक किरण किसी समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म पर, जब प्रकाश की एक किरण किसी समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म पर, समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म पर आपतित होती है तो, आपतित होती है तो ऐसा पाया जाता है कि, ऐसा पाया जाता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर है, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर है। तथा इनमें से प्रत्येक कोण का मान, तथा इनमें से प्रत्येक कोण का मान प्रिज्म कोण के मान का, प्रिज्म कोण के मान का 3/4 गुना है, प्रिज्म कोण के मान का 3/4 गुना है। तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रिज्म का जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 गुना है, लेकिन प्रश्न ने बोला है कि प्रिज्म हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज वाला प्रिज्म। अगर समबाहु त्रिभुज वाला प्रिज्म है
तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होता है। तो प्रिज्म कोण ए का मान उसने दे दिया है 60 डिग्री। तो अगर हमें प्रिज्म कोण का मान दे दिया है ए बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं I1 बराबर 3/4 इंटू 60। इसको इससे काट दें तो 15 चौको 60, 15 तियाँ 45, तो I1 बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। लेकिन वो हमसे क्या पूछा था? विचलन कोण। तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है? 2i माइनस ए। तो 2 इंटू 45 डिग्री माइनस ए का मान 60 डिग्री, तो 45 दूना 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। जब किसी प्रिज्म को पानी में डुबोते हैं, जब किसी प्रिज्म को पानी में डुबोते हैं जब किसी प्रिज्म को पानी में डुबोते हैं तो पानी में विचलन कोण का मान, तो पानी में विचलन कोण का मान तो पानी में विचलन कोण का मान वायु में विचलन कोण के मान का, वायु में विचलन कोण के मान का वायु में विचलन कोण के मान का कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? आंसर सॉल्व करके बताओ। देखना हमें क्या बोला है कि जब प्रिज्म कहाँ रहता है? हवा में। तो डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए माना जाता है। तो जब प्रिज्म एयर में होता है तो वो बोलता है कि इसका विचलन कितना होगा? तो विचलन क्या आ जाएगा? ए म्यू जी, मतलब एयर से ग्लास माइनस 1 इंटू ए। तो ए म्यू जी का मान कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 1 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 3 माइनस 2, 1/2 ए। ये डेल्टा एयर में है, समीकरण नंबर 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एयर बराबर A/2, दोनों एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद जब इस पूरे सेटअप को कहाँ ले जाते हैं? पानी में। तो डेल्टा वाटर बराबर क्या लिखेंगे? W म्यू जी, यानी वाटर से ग्लास माइनस 1 इंटू ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू जी बटे म्यू डब्लू, यानी जो बाद में लिखा रहता है वो ऊपर और जो पहले लिखा रहता है वो नीचे, माइनस 1 इंटू ए। ग्लास का अपवर्तनांक 3/2, पानी का अपवर्तनांक 4/3 माइनस 1 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8। तो कितना आ जाएगा? 9/8 माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? A/8
तो डेल्टा वाटर में कितना आ जाएगा, A/8। तो देखोगे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अथवा करके 1/4 इंटू A/2 हल करोगे तो यही आएगा भाई। ए का इससे मल्टीप्लाई करो तो ए हो गया 4 दूना 8, तो 1/4 इंटू A/2। A/2 देखोगे तो यहाँ पे है, तो बोल सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो A/2 मान किसका है, डेल्टा एयर का, तो डेल्टा वाटर बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा एयर। तो डेल्टा वाटर बराबर आ जाएगा डेल्टा एयर बाई 4। मतलब पानी में प्रिज्म का विचलन वायु की तुलना में 1/4 हो जाता है, या बोले वायु में प्रिज्म का विचलन पानी में 4 गुना हो जाता है। दोनों बात एक ही है। लिखना अगला हेडिंग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखना, जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, जब बारिश की बूंदों पर, एग्जाम्पल में जब बारिश की बूंदों पर सूर्य से प्रकाश आपतित होता है तो सूर्य से प्रकाश आपतित होता है तो आपतित होता है तो वर्ण विक्षेपण, कॉमा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, कॉमा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण, तथा अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष प्राप्त होता है। इंद्रधनुष प्राप्त होता है। यानी कि इंद्रधनुष बनने के लिए 3 चीजें, पहला क्या होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा अपवर्तन, तब जाकर के इंद्रधनुष दिखाई देता है। समझे। अगला लिखना, कोणीय विक्षेपण।
कोणीय विक्षेपण इसमें लिखना है इसकी डेफिनेशन, बैगनी तथा लाल रंग के विचलन कोणों के बैगनी तथा लाल रंगों के विचलन कोणों के बैगनी तथा लाल रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। तो देखना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो ये एक प्रकाश की किरण जो कि कैसी है? श्वेत, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और जब ये प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। V I B G Y O R, यानी सबसे नीचे जो होती है वो कौन होता है? वायलेट, और सबसे ऊपर कौन होता है? रेड। तो यही जो 7 रंग हैं, इसी 7 रंगों का विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होगी तो अपने 7 रंगों में विभक्त होगी। अब जरूरी नहीं कि हर बार प्रिज्म पर ही हो, किसी और चीज पर भी अगर जा रही है और 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है तो भी वो क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो दूसरा जो हम लोग पढ़े थे अभी, उसको क्या बोले? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि जो वायलेट या बैगनी रंग है और लाल रंग है, इनके विचलन कोणों का अनुपात, अंतर, बैगनी व लाल रंग का विचलन का अंतर क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण। तो थीटा बराबर बोल सकते हैं बैगनी यानी डेल्टा V माइनस लाल डेल्टा R। डेल्टा V क्या है? बैगनी रंग का विचलन। डेल्टा R क्या है? रेड रंग का विचलन। तो कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V माइनस डेल्टा R। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट, कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? डेल्टा V बराबर म्यू V माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा R बराबर लिख सकते हैं म्यू R माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों को इसमें उठा करके रख दो तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए। तो इसमें से थीटा बराबर म्यू V और इधर से माइनस म्यू R, और ये -1 इधर +1 कट जाएगा, बचेगा क्या इधर? ए। तो थीटा
बराबर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। और एक होता है माध्य, माध्य रंग का विचलन। तो माध्य रंग का विचलन हम लोग किसको मानते हैं, येलो कलर को। तो येलो कलर जो है वो कैसे आता है, वो आता है डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा आर डिवाइड 2। मतलब वायलेट और रेड को जोड़ करके उसका आधा कर दो तो हमें जो मध्य का कलर है उसका क्या मिल जाएगा, माध्य। तो डेल्टा भी प्लस डेल्टा आर बाई 2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वाई बराबर डेल्टा भी, सॉरी म्यू भी प्लस म्यू आर डिवाइड 2। तो ये किसके लिए हो जाएगा, माध्य रंग या पीले रंग के लिए विचलन। अगला विक्षेपण क्षमता। अगला लिखना विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता। तो देखना विक्षेपण क्षमता को हम लोग पढ़ रहे हैं, विक्षेपण क्षमता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। तो विक्षेपण क्षमता क्या बोलता है कि जो विक्षेपण क्षमता ओमेगा होती है वो हमारा जो कोणीय विक्षेपण है और जो माध्य विचलन होता है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षेपण क्षमता। तो परिभाषा लिख लेना, परिभाषा लिखना कोणीय विक्षेपण तथा कोणीय विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन, कोणीय विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। लिख चुके। तो देखना हमने क्या लिखा, ओमेगा बराबर कोणीय विक्षेपण बटे माध्य विचलन। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कोणीय विक्षेपण का फार्मूला देखो यहाँ पर अभी लिखे हैं, ये म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो यहाँ से कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर लिख सकते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे माध्य रंग का विचलन। तो क्या लिख देंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसल, तो कोणीय विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर आ जाएगा क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो है प्रिज्मों का संयोग, प्रिज्मों का संयोग मतलब प्रिज्म को कैसे जोड़ेंगे। तो प्रिज्मों का संयोग में हम लोग दो तरीका पढ़ेंगे। नंबर पहला विचलन रहित विक्षेपण,
विचलन रहित विक्षेपण, और जो दूसरा पढ़ेंगे वो होगा विक्षेपण रहित विचलन। तो प्रिज्मों का दो तरीके से संयोग कर सकते हैं, एक तो विचलन रहित और एक विक्षेपण रहित। बहुत ही आसान है, देखोगे तो इसमें जो शुरू का टर्म लिखा है, क्या लिखा है? विचलन रहित। तो विचलन रहित का मतलब होता है कि विचलन नहीं होगा। और दूसरे में क्या लिखा है? विक्षेपण रहित। तो विक्षेपण रहित का मतलब विक्षेपण नहीं होगा। तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे? हम लोग क्या करते हैं, दो प्रिज्म लेते हैं और उन प्रिज्मों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जो प्रिज्म है इसका प्रिज्म कोण ए है और अपवर्तनांक म्यू है, और ये जो प्रिज्म है इसका प्रिज्म कोण ए डैश है और अपवर्तनांक म्यू डैश है। ठीक है, तो पहले में क्या बोला है? विचलन रहित, यानी कि विचलन नहीं होता, यानी कि डेल्टा क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब विचलन रहित बोला है, विचलन रहित, इसका मतलब कि विचलन नहीं हो रहा है, तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो दोनों का विचलन क्या हो जाएगा? 0। तो बोल सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0। 1 किसको मार रहे हैं? ये और ये 2। तो विचलन नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है? विक्षेपण। तो विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए। तो ये एक प्रकाश की किरण और ये यहाँ से चली और ये इस पर आ गई। तो प्रकाश जो प्रिज्मों का संयोग हो, क्या बोल रहा है? विचलन रहित, लेकिन क्या होना चाहिए? विक्षेपण होना चाहिए। तो विक्षेपण अगर विक्षेपण होगा तो ये तीनों अलग अलग प्रिज्म से बाहर निकलेंगे, मतलब हमें ये तीनों कलर दिखाई देंगे, यानी कि विक्षेपण हो रहा है। तो विक्षेपण बोलता है क्या है? कि अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। तो जब प्रकाश यहाँ से चली तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। तो अगर ये अवयवी रंगों में विभक्त हो गया तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0। तो लिख सकते हैं डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा 2। तो इसको 1 माने हैं और इसको 2 माने हैं, तो डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा 2। अब डेल्टा का फार्मूला अभी देखोगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इसके जस्ट पहले पढ़े थे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अरे भाई डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? न्यूनतम विचलन वाला, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा बराबर ये होता है, तो डेल्टा 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल्टा 1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा 2 बराबर देखो क्या दिया है? म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दे, या समीकरण 1 से बोल देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पे क्या कर देंगे? इधर लिखा है म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और इधर पर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, देखो, ए बटे ए डैश बराबर म्यू डैश माइनस 1 बटे म्यू माइनस 1। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र, किसके लिए? विचलन रहित विक्षेपण के लिए। याद कैसे रखोगे? बहुत आसान है, जो ए है उसका वैल्यू नीचे रहेगा और जो डैश वाली वैल्यू है उसका वैल्यू ऊपर रहेगा। अब इसके लिए देखना, ये क्या बोलता है कि विक्षेपण रहित। विक्षेपण मतलब विक्षेपण नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो अवयवी कलर विभक्त हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, विभक्त नहीं होने चाहिए, लेकिन विचलन होना चाहिए। तो विक्षेपण नहीं होना चाहिए, तो विक्षेपण अगर नहीं होगा इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? थीटा 0 हो जाए।
भाई जब विक्षेपण नहीं होगा तो थीटा जीरो, यानी कि वो अपने अवयवी कलर में विभक्त नहीं होगा, लेकिन विचलन होगा। तो प्रिज्म को बना देते हैं। ये हम लोग एक प्रिज्म और एक दूसरा प्रिज्म, इसका प्रिज्म कोण ए, अपवर्तनांक म्यू, इसका प्रिज्म कोण ए डैश, अपवर्तनांक म्यू डैश। तो फिर से ये बोलता है कि एक प्रकाश की किरण आती है और इस तरह से, और फिर यहां से, लेकिन वो बोल रहा है कि विक्षेपण रहित है, विक्षेपण नहीं होता है, तो ये ऐसे निकल लेगी। तो यहाँ पे विक्षेपण कहाँ हुआ, सफेद आई थी सफेद निकल गई, जबकि यहाँ पर श्वेत आई थी अलग अलग कलर में निकल रही है, यानी कि विक्षेपण हो गया, विचलन नहीं हुआ। और यहाँ पर श्वेत आ रही है और श्वेत ही जा रही है, मतलब अलग अलग कलर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, विचलन, और यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, विक्षेपण। तो जब बोल दिया वो विक्षेपण रहित, यानी थीटा क्या हो गया, जीरो, तो थीटा नेट या बोल सकते हैं हम लोग थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर जीरो। तो थीटा 1 बराबर माइनस का थीटा 2, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखोगे तो थीटा बराबर ये लिखा था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर माइनस, इसको मिटा देते हैं, बराबर माइनस, इधर क्या लिख देंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ए बटे ए डैश, ए बटे ए डैश, अच्छा यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए थे, ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू भी माइनस म्यू आर। तो ये हो गया विक्षेपण रहित विचलन। तो फार्मूला सेम वही कहानी, क्या कि ए जो है उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, ए डैश की वैल्यू ऊपर रहेगी और माइनस इधर रहेगा। तो ए है किसका, विचलन रहित का, और ए किसका है, विक्षेपण का। तो दोनों फार्मूला याद रखना है, फिर इस पर क्वेश्चन देखेंगे। लिखना क्वेश्चन, 4 डिग्री प्रिज्म कोण तथा 4 डिग्री प्रिज्म कोण तथा 1.54 अपवर्तनांक, 4 डिग्री प्रिज्म कोण तथा 1.54 अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म को 1.54 अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म को 1.72 अपवर्तनांक वाले 1.72 अपवर्तनांक वाले 1.72 अपवर्तनांक वाले दूसरे पतले प्रिज्म के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे पतले प्रिज्म के साथ जोड़ा जाता है, जिससे विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है, विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है। विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए।
तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। देखना हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ 11 है। देखना वो हमसे क्या बोला था कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना दिया है, 4 डिग्री। अपवर्तनांक म्यू कितना दिया है, 1.54। एक प्रिज्म जो दूसरा है उसका अपवर्तनांक म्यू डैश वो कितना दिया है, 1.72। और दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए डैश हमसे पूछ रहा है, और उसके साथ बोला है वो कि विचलन रहित विक्षेपण होता है। विचलन रहित विक्षेपण, तो विचलन रहित बोला है तो फार्मूला भी कौन लगेगा, विचलन रहित का। तो विचलन रहित का फार्मूला क्या होगा, ए बटे ए डैश बराबर जो डैश वाला है उसका वैल्यू ऊपर क्या लिखेंगे, म्यू डैश -1 बटे म्यू -1। तो ए का मान दिया है कितना, 4 डिग्री बटे ए डैश का ज्ञात करना है माइनस म्यू डैश का मान है 1.72 -1 बटे म्यू का मान कितना है 1.54 -1। तो इसको सॉल्व कर दे, 4 डिग्री बटे ए डैश बराबर माइनस ये कितना बचेगा 0.72 और ये बचेगा 0.54। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसको किससे काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 16 32 16 48 रोज नहीं कटेगा। इसको काट के देख लेते हैं किससे कट रहा है। ये 9 9 8 72 9 6 54 6 और ये 8 और फिर ये 3 और ये 4 4/3 आ जाएगा। तो ए डैश बटे 4 बराबर -4/3। 4 से 4 कैंसल, ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 डिग्री। अगला क्वेश्चन तुम्हें बोला है कि 3 रंग हैं, लाल, हरा और बैगनी। इनका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.39, इसका अपवर्तनांक दिया है 1.414, इसका अपवर्तनांक दिया है 1.49। तुमसे बोल रहा है कि अगर इन तीनों रंगों को प्रिज्म से गुजारा जाए, ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है 45 डिग्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो बोलता है कि एक प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, ये मान लो रेड है, ये ग्रीन है और ये वायलेट है। तो बोलता है कि इन तीनों प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग, इधर पे एक प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक। तो बोलता है कि ये तीनों रंग को गुजारते हैं तो प्रेक्षक को कौन सा रंग दिखाई देगा, प्रेक्षक को कौन सा रंग दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा है, हल करके आना।